नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि कुछ दिनों पहले तक पूरी दुनिया में एक सबब बनकर आया था कि जैन जी प्रोटेस्ट के कोई फायदे नहीं होते। बांग्लादेश के अंदर पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी बीएनपी सत्ता में लौटकर वापस आ गई थी। हालांकि जैन जी प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी थे, लेकिन नेपाल में हाल ही के जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने चौंका दिया है। चौंका कुछ इस तरह से दिया है कि नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट के बाद निकलकर सामने आई एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नेपाल में हुए चुनावों के बाद बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। माहौल आपके सामने है। पूरी तरह नेपाल ने एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करते हुए न केवल अंतरिम सरकार चलाई, बल्कि जैन जी प्रोटेस्ट के बाद निकलकर आए नेताओं को चुनाव में उतारा और 76% से ज्यादा सीटें नए राजनीतिक दल ने निकाल ली। लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री थे, चाहे दहल हो चाहे प्रचंड हो, उनकी पार्टियां कुछ कर नहीं पाई। केपी शर्मा ओली हो या दहल हो, इनकी पार्टियां कुछ कर नहीं पाई। और हालात तो ये हैं कि बालेन शाह ने केपी शर्मा ओली को सबसे अधिक वोटों से हराकर अपनी दावेदारी को पुख्ता कर दिया। साथियों, आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि नेपाल ने जो कर दिखाया वो फिर से जैन जी के लिए एक उम्मीद बनकर आया, लेकिन बांग्लादेश ने जो किया वो लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया था कि क्या यूथ इस तरह प्रतिरोध प्रदर्शन के बावजूद 6 सीट लाकर क्या प्रोटेस्ट केवल सुपरफिशियल रह गया। दो नमूने अब दुनिया के सामने होने जा रहे हैं, एक है नेपाल मॉडल और एक है बांग्लादेश मॉडल। बांग्लादेश मॉडल जो एकदम फेल मॉडल रहा, जहां पर जिस तरह से एनसीपी नाम की जो नई पार्टी बनी थी उसने सत्ता परिवर्तन तो किया, शेख हसीना को देश से निकाला, लेकिन एक पुराने समय से चली आ रही पार्टी बीएनपी को सत्ता सौंपकर बाहर हो गई, खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बना पाई। लेकिन नेपाल में कोई भी पुराना दल जहां जगह नहीं बना पाया। आज के सेशन में इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे, नेपाल में हुए नए चुनावों को समझेंगे, बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे, इसका कंक्लूसिव रिमार्क निकालेंगे और बनने जा रही जो नेपाल की नई सरकार है उसका भारत और चीन को लेकर क्या रुख है, क्यों वो भारत को गाली देते हुए आए हैं, क्या वो चीन को भी गाली देते हैं, सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं साथियों, ये सारी हेडिंग्स के साथ, हेडलाइंस के साथ। चर्चा सब जगह बालेन शाह की हो रही है और सत्ताएं चूंकि जिन लोगों के लंबे समय से बिठा रखी थी वो जा चुकी हैं, इसलिए हर तरह से यूथ की चर्चा, एक वो जिसने सत्ता पाई और एक वो जिसने सत्ता गवाई। और साथ ही साथ भारत के रेफरेंस में दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक भारत के लिए दक्षिण पूर्व का सहयोगी है तो एक उत्तर पूर्व का सहयोगी है। दोनों ही देश हमारे पड़ोसी हैं और दोनों ही देश भारत के लिए अत्यधिक मायने रखते हैं। आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आपको नेपाल में हुए इलेक्शन के बारे में कुछ परिचय कराते हैं। ये है निवर्तमान प्रधानमंत्री और ये होने जा रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। आप हैं बालेन शाह, काठमांडू के मेयर, जो कि अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ, इनकी जो पार्टी बनी उसके पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव जीते और ये प्रमुख चेहरा बनकर आए। बालेन शाह का चुनाव जो है ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि वर्ष 2008 से लेकर अब तक नेपाल में 16 सालों में 13 बार सरकारें बन चुकी हैं। उनमें से पुष्पकमल दहल प्रचंड जिनका नाम है वो 4 बार प्रधानमंत्री बने और केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने। 2024 तक केपी शर्मा ओली, मतलब 2024 में जब केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए, उस समय यूथ में एक प्रकार की निराशा रही। इनका दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आना, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का पद से चले जाना, उसके बाद जैन जी को यह समझ में आना कि ये लोग आपस में ही सत्ता बदल बदल करके नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा, इनके ही बच्चे पूरा ऐशो आराम भुगत रहे हैं। इनके बच्चों के तस्वीरें, रील्स, फोटो वायरल होने शुरू हुए और जैन जी को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों में सोशल मीडिया बैन को हथियार बनाकर जब केपी शर्मा ओली ने अपनाया, जनता उसके खिलाफ भड़क गई। भड़की जनता ने अगस्त सितंबर 2025 में सत्ता से इन लोगों को उखाड़ फेंका और उसके बाद से अगस्त सितंबर 2025 से आज आप मार्च 26 में खड़े हैं। पिछले 6 महीने में यहां पर सरकार चली, अंतरिम सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सरकार के अंदर बिठाया गया सरकार चलाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद में यहां पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के अंदर नया यूथ चुनकर आता है। साथियों, ये अपने आप में एक इतना रिफाइन मॉडल नेपाल का बनकर आया
और नेपाल ने जो फिलहाल देख लिया वो एक नई पार्टी के रूप में आरएसपी का उदय देख लिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हालांकि 3.5 साल पुरानी पार्टी बताई जा रही है, ये फिलहाल अपने 165 सीटों में से 125 सीटें विजय प्राप्त कर चुकी है। नेपाल की जो संसद है साथियों, उसकी व्यवस्था में 275 सीटें होती हैं, उनमें से 110 सीटें रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड होती हैं, अर्थात इनके लिए चुनाव नहीं होते। चुनाव 165 सीटों के लिए होते हैं। 165 में से जितने लोग डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं उनकी परसेंटेज में ही यहां पर सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं 165 के अनुपात में, कि 165 में से अगर कोई 65% लेकर आया तो उसको 65% सीटें यहां पर मिल जाएंगी, 50% लाया तो 50% सीटें यहां मिल जाएंगी। तो इस 165 के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 125 सीटें बालेन शाह की पार्टी आरएसपी चुनाव जीत करके आ गई है। इसका मतलब उतनी ही परसेंटेज सीटें उनको यहां भी मिल जाएंगी। नेपाल में हुए इस इलेक्शन में लगभग 6,500 उम्मीदवार उतरे थे। डायरेक्ट वोट करने के लिए 3,500 वोटर मतलब डायरेक्ट वोट के लिए सीट पे थे, और प्रोपोर्शनेट के लिए 3,135 थे। यहाँ की आबादी 3.25 करोड़ है। यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 2.25 करोड़ है, और 18 साल का बच्चा यहाँ पर वोट दे सकता है। साथ ही साथ 61% यहाँ की वोटिंग हुई थी। नेपाल में सांसदों के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के लिए 275 में से 165 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, और उसके बाद परसेंटेज वोट के आधार पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देकर 110 सीटें जो हैं उनके लिए इलेक्शन होते हैं। आप हैं बालेन शाह और आपके हाथ में है जीत का सर्टिफिकेट कि हां आप चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि बालेन शाह एक रैपर रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, संगीतज्ञ रहे हैं, तो आपके चुनाव प्रचार में भी एक यूथ का वो था, सिंबल था, यूथ की पहचान थी। आप मात्र 35 साल के हैं, यंगेस्ट प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एशिया में। ऐसे में आपका चुनाव प्रचार भी बड़ा ही म्यूजिकल था। आपका चुनाव जीतकर आने के बाद का माहौल भी बड़ा म्यूजिकल था। आप फिलहाल जो माहौल देख रहे हैं, इसे बालेन शाह का ये दृश्य, और उसके बाद में इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इनकी जो पहचान है, ये घंटी इनका चुनाव चिन्ह है, जिसको ये बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके समर्थकों के द्वारा इनके द्वारा किए गए डांस को दोहराया गया। ये जीतने के बाद जो डांस दोहराव किए, वो इस समय नेपाल के अंदर सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग डांस में बन चुका है। नेपाल के जो बालेन शाह हैं, ये चुनाव जीतने के बाद जो डांस स्टेप फॉलो किए थे, उस डांस स्टेप को अब यहाँ का जेनजी फॉलो कर रहा है। यानी कि एक तरह का जेनजी कनेक्ट इस तस्वीर के अंदर, इस वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं बालेन शाह के यूथ फ्रेंडली होने को, लोगों से कनेक्ट करने को। पूरी तरह इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भरा हुआ है। जहां तहां लोगों के अंदर एक माहौल था कि उन्होंने घंटी को चुनाव चिन्ह जिताकर, घंटी को वोट देकर जिता दिया है। बालेन शाह चुनाव प्रचारों के दौरान अपने पुराने राजनीतिक बयानों में भी काफी क्रिटिकल रहे हैं। नेशनलिज्म इनके अंदर एक्सट्रीम पर है। नेपाल फर्स्ट इनकी पॉलिसी है। बाकी जितने भी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, कोई भी, चाहे अमेरिका हो, उन सबके कंपैरिजन में ये नेपाल को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक इनका वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसमें ये कहते हैं कि मधेसी लोग यहाँ से डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर राजस्थान के जयपुर जाते हैं, उन्हें जाने की क्या जरूरत है? बाली जाते हैं, जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान राम और माता सीता ने यहाँ शादी की हो नेपाल में, तो फिर उन्हें कहीं और जाने की जरूरत क्यों है? लोगों को यही शादी करनी चाहिए। मतलब इन्होंने सब तरह से सेंटिमेंट्स को कैच करते हुए नेपाल फर्स्ट को प्रमोट किया, मिथिला फर्स्ट को प्रमोट किया। आप और आपके साथ में इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल आप राजनीतिक चुनाव जीत चुके हैं। जहां तक बात हो नेपाल के इतिहास की, लंबा इतिहास है। इस लंबे इतिहास में लंबे समय तक राजशाही रही। लगभग 240 सालों तक नेपाल में राजाओं का शासन रहा। राजाओं की सत्ता परिवर्तन होते रहे, और फाइनली 2008 में, राजाओं के बारे में काफी बार हमने चर्चा की है, तो आज हम नहीं चर्चा करेंगे, राजशाही का अंत होता है और यहां पर डेमोक्रेसी आती है। पूरी तरह गणतंत्र बनता है, अर्थात इलेक्टेड व्यक्ति देश का प्रमुख बनता है। राजशाही 1950 के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह चलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उससे लोग खुश नहीं थे। 2008 में संपूर्ण परिवर्तन होकर कंप्लीट गणतंत्र बनता है, यानी कि इनका टॉप पर राजा नहीं, चुना हुआ व्यक्ति बनता है। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन की जो ये लहर है 2008 से 2026 में आती है। लेकिन बीते 16 सालों में यहां पर सरकारों ने 13 सरकारें देखी, जिससे लोगों का गणतंत्र में भी धीरे धीरे विश्वास छूटने लगा। नेपाल में काफी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हुए कि राजशाही ही बेहतर थी, कम से कम स्थिर तो थी। लेकिन हाँ, 2024 के अंदर जब केपी शर्मा ओली की सरकार आती है और दुनिया में बाहर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की
या जेनजी प्रोटेस्ट की आती है तो नेपाल भी उससे अछूता नहीं रहता। धीरे धीरे अपने देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवारजनों और राजनीतिक दल के जो लीडर्स हैं उनके परिवारजनों की चर्चाएं सुर्खियां पकड़ने लगती हैं और इन्हीं सुर्खियों में निकल कर आता है करप्शन। और जब करप्शन बाहर निकल कर आता है तो जैनजी उस करप्शन को हाईलाइट करना शुरू करते हैं। नेपाल की सरकार डर जाती है और उस करप्शन को दिखाने वाली सोशल मीडिया रील्स, यूट्यूब वीडियोस, उन सब पर पाबंदी लगा दी जाती है। फेसबुक पोस्ट, उन सब पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन जैनजी इस बात से भड़क जाता है। सोशल मीडिया पर लगे बैन को एक उग्र प्रदर्शन का रूप दिया जाता है और सड़कों पर जैनजी उतर कर चला आता है। जैनजी जब उतर कर चला आता है तो उसकी तस्वीरें कुछ इस प्रकार से बाहर निकल कर आती हैं। बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट होते हैं। सरकार इस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करती है। लगभग 80 लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे जाते हैं। जो लोग मारे जाते हैं उनकी उम्र 28 साल से कम बताई जाती है क्योंकि पूरी तरह जैनजी था। सरकार ने 28 साल से ऊपर के किसी भी नेता को इस आंदोलन के नेतृत्व करने से रोक लगा रखी थी। तो ये पूरी तरह जैनजी लेड आंदोलन था और ऐसे में इन लोगों ने नेपाल के अंदर काफी सरकारी इमारतों, काफी सारी सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया होता है। ये तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि किस तरह से नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट उमड़ता है और ये प्रोटेस्ट सड़कों पर होता है, दिखाई पड़ता है। जनता के अंदर विरोध के स्वर बहुत ऊंचे होते हैं। लोग पूरी तरह से जो संस्थागत तरीके से पिछले लंबे समय से सरकार में बैठे हुए लोग थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। इसी बीच में इनका एक चेहरा बनकर आते हैं बालेन शाह, जो कि काठमांडू के निर्विरोध रूप से मेयर चुने गए थे। बीते 3 साल से सत्ता में थे और काठमांडू में बुलडोजर बालेन के नाम से प्रचलित थे। बुलडोजर बालेन जहां जहां अतिक्रमण होता था वहां वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते थे। बुलडोजर बालेन के नाम से फेमस बालेन शाह काठमांडू से बीटेक किए हुए हैं और अपनी मास्टर्स की पढ़ाई विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका से किए हुए हैं। तो उनकी पढ़ाई में भारत का एक कनेक्शन है। इस तरह से उनके द्वारा भारत कनेक्ट रखते हुए और बांग्लादेश नेपाल के अंदर काठमांडू में जो सुधार किए जाते हैं वो सुधार धीरे धीरे सिंबल बन जाते हैं कि यदि काठमांडू जैसी कैपिटल में यदि ये इतने सुधार कर सकते हैं तो आने वाले समय में तो पता नहीं ये क्या कर जाएंगे। यही हुआ साथियों। पॉलिटिकल अपराइजिंग थी और पॉलिटिकल अपराइजिंग के सामने केपी शर्मा ओली को छोड़कर भागना पड़ा और जनता के नेतृत्व के रूप में ओली और उनके साथ में इनकी आरसीपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ये चुन करके चुनाव जीतकर चले आते हैं। बालेन शाह 27 अप्रैल 1990 में जन्मे हैं और आप रैपर के रूप में, म्यूजिशियन के रूप में काफी फेमस रहे और 2022 में आपने पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अपने 4 साल के राजनीतिक अनुभव में मेयर से प्रधानमंत्री तक के शपथ पद के जो वो क्रम है उसको इन्होंने फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आया बांग्लादेश, जहां बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने शेख हसीना की लंबी चली आ रही सरकार का विरोध करने के लिए सरकारी संस्थानों, संसद या फिर जितने भी यहां पर राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट्स थे उनको निशाना बनाया। जनता के प्रदर्शन के रूप में जैनजी निकल कर आया, विरोध के रूप में जैनजी निकल कर आया। लेकिन जनता की बनी पार्टी एनसीपी ने एक बहुत बड़ी भूल करी। उन्होंने जमात के साथ गठबंधन कर लिया और जो जमात थी वो जानी जाती थी इस बात के लिए कि यहां पर महिलाओं की शिक्षा के लिए जमात हमेशा अगेंस्ट रही। जमात का महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ होना, जैनजी की बनी पार्टी एनसीपी का जुड़ जाना इस जमात नामक दल के साथ लोगों के अंदर एक गुस्सा पनपता है नए आंदोलन के खिलाफ और संस्थागत तरीके से चली आ रही बीएनपी पार्टी को ही बांग्लादेश के लोग जिता देते हैं। महिला वोटर्स बीएनपी को ही अपनी प्रमुख चॉइस बनाती है। 300 सीट पर हुए चुनाव में नए आंदोलन से जन्मी पार्टी एनसीपी मात्र 6 सीट निकाल पाती है। बांग्लादेश अपने आप में फिर से वापस उन्हीं पार्टियों के पास चला जाता है जिनके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा था। तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से उम्मीदवार बनकर दिखते हैं। अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बालेन शाह और तारिक रहमान ने प्रदर्शन किया अपने आप में एक ऐसे मंझे हुए पॉलिटिशियन का जो ध्यान से एनसीपी यानी कि छात्रों की पार्टी और जमात का कंप्लीट अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे कि ये जहां गलती करेंगे वो प्रॉमिस मैं करूंगा और आप उसको लीड करने में कामयाब हुए। लेकिन वहीं बालेन शाह के बारे में अगर कहा जाए तो बालेन शाह लंबे समय से संस्थागत तरीके से हो रहे परिवर्तनों को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन सरकार में आने की जल्दी नहीं कर रहे थे। जब छात्रों ने अंतरिम सरकार के अंदर इन्हें प्रधानमंत्री पद ऑफर किया तो इन्होंने साफ साफ मना किया और कहा कि आप जो सुशीला कार्की हैं उन्हीं को ही अंतरिम सरकार का मुखिया बनाइए।
जैसे मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था बांग्लादेश में, इन्होंने साफ मना किया कि सुशीला कार्की को बनाइए, 6 महीने तक वेट करिए, इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन में निकल कर आएंगे। अगर जनता हमें चुनाव जिताती है तो चुनाव जीतने के बाद हम फिर यहां पर चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और ये चीज काम में भी आई। यहां पर बालेन शाह की पार्टी चुनाव जीतकर आती है। चुनाव जीतकर आती है, इनकी पुरानी पोस्ट वायरल होती है कि आपने जो काठमांडू के लिए किया, जिस तरह से आपने अतिक्रमण हटवाए, छात्रों के लिए या स्कूलों के लिए काम किया, साफ सफाई के लिए काम किया, अब पूरे पूरे नेपाल में आप वैसा ही करेंगे। बालेन शाह के पुराने ट्वीट्स, पुराने काम इन दिनों वायरल हैं। काठमांडू से आगे चल करके इनका जो बुलडोजर इमेज है, अब वो आगे चलकर साफ साफ इन्हें नई जनता के रूप में, नई पार्टी के रूप में लोगों के सामने स्थापित कर रहा है। बालेन शाह चुनाव जीतने के बाद के जो सीन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बालेन शाह बड़े ही अच्छे से अपनी जीत को खुशी में, जश्न के रूप में दिखाते हुए जनता के बीच में दिखाई पड़ते हैं। लोगों की उम्मीद का प्रतीक बनकर आते हैं। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल नेता जिस तरह से दिखते हैं, सूटेड बूटेड, या फिर जो सादगी भरे अंदाज में, यहां पर सब कुछ अलग तरह से इन्होंने यूथ के साथ कनेक्ट स्थापित किया और ये यहां पर जीतने में कामयाब हुए। जो प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की हैं, अब उन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह को बधाई दे दी है और उनका चुनाव जीतना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है। उनके साथ में जितने भी अन्य नेता चुनाव में उतरे थे वो सब अधिकांश जीत चुके हैं, क्योंकि 76% चुनाव जीते जा चुके हैं। आरएसपी के अध्यक्ष जो रवि लामिछाने हैं, जो कि एक पूर्व पत्रकार रहे हैं, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह से बालेन शाह और रवि, ये दो चेहरे बनकर के नेपाल की राजनीति में आए हैं और जो पुराने चेहरे हैं अब वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। केपी शर्मा ओली, जिनको हटाकर बालेन शाह आए हैं, उन्होंने भी अब बालेन शाह को बधाई दे दी है। भारत की तरफ से भी बधाई दे दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से नेपाल को बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में काफी सारे इश्यूज हैं। 85,000 करोड़ का भारत और नेपाल के बीच व्यापार है, जिसमें ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। लेकिन नेपाल इन दिनों चाइना के इन्फ्लुएंस में चलता चला जा रहा है और भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर सुर्खियों में रहा है। और बालेन शाह भारत के साथ नेपाल के जो संबंध हैं उनको लेकर काफी मुखर रहे हैं। भारत ने हालांकि नेपाल की कई मायने में समय समय पर मदद की है, फिर चाहे यहाँ पर जिस तरह के भूस्खलन हो, भूकंप हो, हम हर तरह से नेपाल को मदद करते आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा चैलेंज है केपी शर्मा ओली के समय उपजा कालापानी विवाद, जिसके चलते नेपाल ने भारत के खिलाफ एक माहौल बनने लगा था, जिनमें से भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्र, कालापानी वाला जो क्षेत्र है, उसको लेकर के नेपाल के अंदर भाव था कि आप हमारे क्षेत्र को अपने यहाँ दिखा रहे हो। इन्होंने, केपी शर्मा ओली ने नए नोट जारी किए, नया मैप जारी किया, किताबों के अंदर भारत विरोधी माहौल तैयार किया। बाद में पता चला कि ये सब चाइना इन्फ्लुएंस्ड है, चाइना के माध्यम से नेपाल को भारत के खिलाफ बरगलाने का प्रयास है। इस बात से कहीं ना कहीं नेपाल में जो उस समय मेयर के पद पर रहे बालेन शाह थे, वो भी इन्फ्लुएंस्ड थे और उन्होंने अपने मेयर की सीट पर बैठकर अपने पीछे ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। आजकल ये ग्रेटर सिस्टम बहुत चल रहा है और उसमें उन्होंने ग्रेटर नेपाल में बिहार को भी अपना हिस्सा दिखाया कि ये भी नेपाल का हिस्सा होगा और तब से ये विवादों में रहे। इसका मतलब ये है कि ना केवल काला पानी बल्कि इनकी नजर में बिहार भी है। आज ये व्यक्ति अगर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे में, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में इनकी जो भारत के प्रति भाव है वो इनके साथ इनकी लगी तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहता है, नेपाल ग्रेटर नेपाल बनना चाहता है, तो भारत क्या बनना चाहता है? इन सबको यदि यही लगता है कि भारत कमजोर है और ये भारत के क्षेत्रों को काटकर नया क्षेत्र बना ले जाएंगे, इस तरह की मानसिकता के साथ अगर हमारे पड़ोसी रहने लगेंगे तो भारत का बड़े भाई होना ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि आम में फल लगे हैं तो क्या पत्थर खाने के लिए हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन खैर, भारत के पड़ोस में जब भी कोई नई सरकार आएगी तो हम उसका वेलकम करते हैं। भारत की तरफ से इनका वेलकम भी किया गया है। भारत सरकार की तरफ से इनको वेलकम के नाम पर संदेश प्रधानमंत्री का भेज दिया गया है। इन्होंने आदिपुरुष जो फिल्म लगी थी उसका भी नेपाल में विरोध किया था, बैन कर दिया था इन्होंने फिल्म को। बाद में जो पार्लियामेंट है, वो जो यहाँ की कोर्ट है, उसके माध्यम से उस फिल्म को परमिशन दी गई थी। बालेन शाह का कहना था कि आदिपुरुष के अंदर जानकी माता को जो है वो भारत की पुत्री बताया गया था, जबकि वो नेपाल की थी, तो उसको क्यों नहीं दिखाया गया। तो ये इस तरह की चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। नेपाल को लेकर कई बार अश्लील टिप्पणी करने के लिए भी, भारत, चाइना और अमेरिका को लेकर अश्लील टिप्पणी के कारण भी ये सुर्खियों में रहे हैं। इनकी एक पोस्ट बहुत वायरल रही है जिसमें ये देशों को गाली देते हुए दिखाई दिए हैं, कई देशों को गाली देते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि नेपाल प्रथम, और नेपाल प्रथम के नाम पर बाकी सब लोग साइड में रहो, हम नेपाल को प्राथमिकता रखते हैं। साथियों, नेपाल जैसा जो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली, मतलब मेजरली भारत पर निर्भर है, उसके नेताओं का अगर ये रवैया रहता है
तो वो राष्ट्रीय चुनाव जीतने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने रवि और इन दोनों को, बालेन, इन दोनों को बधाई दे दी है। और हमारा हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई सरकार बनकर आती है तो हम अपनी तरफ से उसको बधाई दे देते हैं। हमारा ना तो इस बात से कभी वैमनस्य रहा कि साहब ओली को क्यों हटा दिया, प्रचंड को क्यों हटा दिया। जनता है, जनता ने जो डिसाइड किया वो किया और हमने अपनी तरफ से बधाई दे दी है। लेकिन हाँ, ये तय है कि नेपाल के अंदर वर्तमान में जो राजनेता बनकर प्रधानमंत्री बैठने जा रहे हैं वो भारत की नीतियों के लिए, भारत के प्रति अपनी नीतियों के लिए कहीं ना कहीं दबाव में भी रह सकते हैं और भारत को उनके लिए सतर्क भी रहना होगा। बालेन शाह का ये तस्वीर फिर से वायरल हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया तो लोगों ने कमेंट में यही डाला कि सर ध्यान रखना, ये ग्रेटर नेपाल बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं भारत के विषय में। खैर, नेपाल में प्रॉस्पेरिटी हो, हम ये सब चाहते हैं ताकि नेपाल ग्रो करेगा तो भारत के पड़ोस में भी शांति के माहौल होंगे और दुनिया के अंदर स्थिरता आएगी। जहां तक बात है चाइना के साथ इनके संबंधों की, तो ये चाइना को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं। ये चाइना के साथ में ओली के जो व्यवहार थे उसके खिलाफ भी टिप्पणी करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रो चाइना व्यक्ति बालेन शाह हैं, वो प्रो नेपाल हैं। जिस तरह से तारिक रहमान ने कहा कि ना तो मैं प्रो चाइना रहूंगा, ना मैं प्रो इंडिया रहूंगा, मैं प्रो बांग्लादेश रहूंगा, ऐसे ही नेपाल ने भी यही स्टैंड लिया है कि ना प्रो इंडिया, ना प्रो चाइना, प्रो नेपाल रहेंगे। तो ये नेशनलिस्ट नाम के जो राजनेता दोनों देशों में बनकर आए हैं, देखना होगा कि भारत के साथ इनके संबंध भविष्य में कैसे रहते हैं। हाँ, लेकिन एक लंबा जो अनुभव देकर जा रही हैं ये बातें, वो ये हैं कि यहां पर जो विरोध प्रदर्शन के रूप में छात्रों के आंदोलन हुए, जहां पर एक तरफ वो रिजल्ट तक पहुंचे और एक तरफ वो रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, यहां से एक लंबा मैसेज मिलता है। और लंबा मैसेज यही है कि अगर पेशेंस के साथ, तरीके के साथ, पॉलिटिकल तरीकों को समझकर काम किया जाता है तो नतीजे पक्ष में आते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, सत्ता का लालच था, विदेशी इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते बांग्लादेश के हालात बिगड़े। नेपाल पूरी तरह छात्रों पर केंद्रित रहा, राजनीतिक मुद्दों में नेपाल को लेकर के केंद्रित रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर ज्यादा चर्चा में नहीं बने। नेपाल ने अपने लिए सत्ता परिवर्तन चुना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, एंटी इंडिया नहीं, और नेपाल ने अपने लिए एक नई सरकार का चयन कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने साथियों के साथ इसे साझा करिए। धन्यवाद।